मेरे प्यारे मित्रों, मैथ स्पेशल चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाला अपडेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए आज हम लोग फिजिक्स को देखेंगे और ये दीर्घोत्तरीय सवाल है हमारा। हमसे बोला जा रहा है कि किरचॉफ के नियम को लिखें तथा समझाएं और इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें। ये जो हम सवाल फिजिक्स का लेके चल रहे हैं ये भी क्लास 12 का ही फिजिक्स का सवाल है और ये सवाल एग्जाम में हमेशा आते ही रहता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो पहले तो हमको किरचॉफ का नियम लिखना है। तो यहाँ समझने वाला बात है कि किरचॉफ के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है हमारा वो बोलता है हमसे कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। सिग्मा का अर्थ होता है जोग और आई का मतलब आप जानते हैं धारा होता है। तो धाराओं का जोग जो है शून्य होता है। एक जाल है, मान के चलिए ये हमारा जाल हुआ और ये बिंदु हमारा हो गया P और यहाँ पर बहुत सारे जो है यहाँ पर जो मान के चलिए लाइन आके जो है इस पॉइंट बिंदु जो पॉइंट P है इस पर आके मिल रहे हैं। इसको हम जंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा कि इस बिंदु P पर मतलब इस जंक्शन पर जितने भी धारा आएंगे और जितने भी धारा बाहर निकलेंगे माने इस जंक्शन से बाहर जाएंगे वो सारे के जो जोग होगा हमारा धाराओं का वो शून्य होगा। ये किरचॉफ का पहला नियम हमसे बोलता है। जंक्शन का मतलब आप पटना जंक्शन चाहे कोई भी दिल्ली जंक्शन का नाम सुना ही होंगे। तो जंक्शन का मतलब वो होता है कि जहाँ के हर एक दिशाओं में जो गाड़ियाँ निकलती है, जैसे ट्रेन जो जंक्शन पर रुकता है, जंक्शन का अर्थ ये होता है कि उस जंक्शन से हर एक दिशा में गाड़ी जा सके। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी हमारा बिंदु P जो है जंक्शन का काम कर रहा है और यहाँ पर बहुत सारे धारा जो है आके मिल रहे हैं तो कुछ धारा जो है बाहर भी निकल रहे हैं। यहाँ I1 जो है धारा आके बिंदु P में मिलेगा, उसी तरह I2 बाहर जो है हमारा धारा निकल रहा है। तो ये सारे का जोग शून्य होगा। आइए देखते हैं, यदि बिंदु की ओर जाने वाली धाराओं को धनात्मक तथा इसके विपरीत दिशा के धारा को ऋणात्मक माना जाए तो धाराओं का जोग क्या होगा। एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो बिंदु P हमारा इस बिंदु P की ओर जो धारा आएगा उसको हम धनात्मक मानेंगे और इस बिंदु P से जो धारा बाहर निकलेगा उसको ऋणात्मक माना जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि I1, I3 और I4 ये तीनों जो धारा I1, I3, I4 ये धारा जो है बिंदु P की ओर आ रहा है। माने P के मतलब आप देख पा रहे हैं कि I1, I3, I4 जो है ये हमारा बिंदु P की ओर जो है धारा आ रहा है। तो इसके लिए इसको हम तीनों को धनात्मक लिखे हैं, जबकि I2 उसी तरह से I5 और I6 ये तीनों धारा जो है बाहर निकल रहे हैं। देखिए इसका जो ये जो हम तीर का जो निशान दिए हैं इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये I2, I5 और I6 जो है धारा बाहर निकल रहा है। तो बाहर जो हमारा धारा जाएगा विपरीत दिशा में जो धारा हमारा जाएगा उसको हमको ऋणात्मक लेना है। तो I2, I5 और I6 के लिए हम माइनस लगा दिए और ये सारे धाराओं का जोग हमारा जो है क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि पहला नियम हमसे यही बोला जा रहा है। तो I1, I3 और I4 रहने दिए, माइनस में ये जो तीनों था बराबर के जब जस्ट इधर भेजेंगे तो ये तीनों माइनस जो है ये तीनों के तीनों पॉजिटिव प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारा किरचॉफ का फर्स्ट नियम हो गया। आइए सेकेंड नियम को समझते हैं। जो दूसरा नियम किरचॉफ है हमारा वो क्या बोलता है, इसको ध्यान से समझिएगा आप कि किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा इसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। आप देख पा रहे होंगे कि जो दूसरा नियम है वो प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मतलब I और इसके प्रतिरोध मतलब R दोनों के गुणनफल के जो है बराबर होता है विद्युत वाहक बल। तो आप देख पा रहे हैं कि I और R जो है गुणनफल के रूप में ही है और ये बराबर है हमारा किसके, विद्युत वाहक बल के। तो यहाँ हम लिख पा रहे हैं कि सिग्मा E बराबर सिग्मा IR, मतलब जो विद्युत धारा I हो गया और जो प्रतिरोध R हुआ ये दोनों का गुणनफल जो है बराबर है विद्युत वाहक बल के। यहाँ जो E है हमारा विद्युत वाहक बल का संकेत है। यहाँ सिग्मा इसलिए लगा दिए क्योंकि बहुत सारे जो है धारा बहुत सारे जो है प्रतिरोध जुड़े होते हैं, इसलिए सिग्मा का मतलब जितने भी धारा और प्रतिरोध है उसके गुणनफल का योग और ये विद्युत वाहक मतलब जो अलग अलग IR का जो गुणनफल आएगा उसके लिए जो विद्युत वाहक बल बनेगा उसका योग जो है आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब सिग्मा E बराबर सिग्मा ER। ये दूसरा नियम से हमारा जो है निकल के आया है। तो इसको समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे जो है सेटिस्फाइड होगा। देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि यदि बंद जाल में दक्षिणावर्त धारा जिसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं उसी तरह को मतलब यदि बंद जाल में दक्षिणावर्त धारा को धनात्मक मान ले
तो वामावर्त धारा एंटी क्लॉकवाइज ऋणात्मक होगी। हाँ, तो हम लोग बता रहे थे आपको कि यदि बंद जाल में दक्षिणावर्त धारा, जिसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, को धनात्मक मान लें, तो वामावर्त धारा, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ऋणात्मक होगी। आइए इस फिगर को समझते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो चित्र है, इसमें 3 जो है प्रतिरोध जुड़े हैं, R1, R2 और R3। साथ ही साथ R1 से जो है I1 धारा जा रहा है, R2 जो प्रतिरोध है इससे I2 धारा जा रहा है, और उसी तरह से R3 जो प्रतिरोध है इससे I3 धारा जो है हमारा होके जा रहा है। तो एक चीज़ हमको यहाँ समझना होगा कि ये जो है बंद जाल है। बंद मैंने बंद का मतलब हो गया एक पैकिंग जाल है हमारा, कहीं से भी हम लोग इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि देख पा रहे हो कि सारे लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है, माने बंद है। तो यहाँ समझना है कि हमको जो दक्षिणावर्त, जिसको हम क्लॉकवाइज को धनात्मक लेंगे, और वामावर्त जो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं हम लोग, ऋणात्मक लेंगे। तो आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होता क्या है। तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा। आप मतलब जानते हैं कि घड़ी जो है किधर से किधर जाती है, तो घड़ी की दिशा ये हो गया हमारा, इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जस्ट इस तरह से अगर हमारा चीज़ें चलेगा तो इसको हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा, इसी को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो मतलब जो दूसरा नियम हमारा किरचॉफ का बोला जा रहा है, उसमें धारा जो है प्रतिरोध के गुणनफल जो है बराबर होता है, मतलब विद्युत वाहक बल के। तो I1 में हमारा R1 से गुना होगा, क्योंकि R1 प्रतिरोध के लिए I1 धारा हमारा, तो यहाँ पर हम I1 R1 ले लिए। उसी तरह से I2 में R2 से गुना होगा तो I2 R2 हो गया। उसी तरह से I3 में R3 से, क्योंकि R3 जो प्रतिरोध है उसके लिए धारा का मान I3 है हमारा, तो I3 में R3 से गुना होकर I3 R3 हो गया। अब बराबर जो है ये किसके बराबर होता है, तो विद्युत वाहक बल के, तो सिग्मा E ले लिए। आप एक चीज़ यहाँ सोच रहे होंगे कि ये माइनस क्यों आ गया, ये दोनों प्लस क्यों लिया। तो यहाँ अभी जो चीज़ें लिखे हुए आप समझ पा रहे होंगे, क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन रहेगा उसके लिए हमको धनात्मक लेना होगा, और वामावर्त के लिए जो है ऋणात्मक हमको लेके चलना होगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कि ये जो तीर का डायरेक्शन है हमारा, ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि क्लॉकवाइज इस तरह से कुछ करके जाता है हमारा। तो ये जो तीर का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, घड़ी का जो सुई है इस तरह से जाएगा और इस तरह से लौटेगा भी। तो ये भी हमारा जो तीर का निशान है क्लॉकवाइज ही है, लेकिन ये जो है यहाँ तीर के निशान आप देख रहे हैं विपरीत दिशा में, इस तरह से तीर का निशान है। तो ये हमारा हो जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा, जिसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो I3 में R3 से गुना होकर I3 R3 तो हुआ, लेकिन माइनस लग गया, क्योंकि ये जो तीर का निशान है हमारा पर यहाँ पर देख पा रहे हैं ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, जबकि ये और ये जो तीर का निशान है ये दोनों को दोनों घड़ी के दिशा में है, इसलिए इसमें पॉजिटिव लेके चले हैं और इसमें नेगेटिव है। ये सभी का योग विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, इसका मतलब सिग्मा E हम ले लिए। ई का अर्थ होता है विद्युत वाहक बल। आइए आगे देखते हैं। चूंकि इस परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल जो E है उसका मान 0 है, अतः जो लिए हम लोग I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 जो है ये इक्वल हो जाएगा 0 के, क्योंकि जो विद्युत वाहक बल है इस बंद परिपथ के लिए जो है क्या है हमारा 0 है, ठीक ना। कभी भी याद रखिएगा बंद परिपथ के लिए विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो हमेशा 0 होता है, इसलिए E का मान हम क्या ले लिए 0 ले लिए। अब आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर, क्योंकि हमको किरचॉफ के नियम को लिख के तो हम लोग चीज़ों को समझ गए, और साथ ही साथ इन नियमों का उपयोग करके ही हमको व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था जो है प्राप्त करना है। तो आइए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है इसको समझते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज को हिंदी में हम लोग सेतु बोलते हैं। यदि चार प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए तथा दो परस्पर सम्मुख बिंदुओं के एक जोड़े के बीच गैल्वेनोमीटर, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, लगा दिया जाए तो इस प्रबंध को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। सामान्यतः प्रतिरोध का मापन इसी सिद्धांत पर किया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ABCD एक हम चतुर्भुज लिए हैं, एक परिपथ ले लिए, हम सर्किट ले लिए हैं विद्युत परिपथ, जिसमें हम ABCD का एक चतुर्भुज लगा दिए हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है हमारा चारों भुजाओं AB BC CD और AD में जो है चारों भुजाओं चार प्रतिरोधों को जोड़ा जा रहा है एक चतुर्भुज के चारों भुजाओं में। तो AB BC CD और AD जो चार भुजा है हमारा चतुर्भुज ABCD का, इसमें चार प्रतिरोध हम क्रमशः P Q R, यहाँ पर R है और ये S है, हम जो है लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है कि यदि चार प्रतिरोधों के चतुर्भुज चार प्रतिरोध हो, मतलब P Q R और S चार प्रतिरोध है, एक चतुर्भुज हमारा ABCD हो गया, जिसको परस्पर जोड़ा जाए
तो परस्पर सम्मुख बिंदुओं के एक जोड़े के बीच, तो सम्मुख बिंदु माने आमने सामने के बिंदु बी और डी ले लिए कि बीच गैलेनोमीटर जी लगा दिया जाए। ये दोनों के बीच आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें गैलेनोमीटर लगा दिए हैं। तो इस प्रबंध को माने ये पूरा जो सिस्टम है इसी को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। सामान्यतः इस प्रतिरोध का मापन जो है इसी सिद्धांत पर किया जाता है। जो व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत होता है इसी सिद्धांत पर जो है हम किसी भी चीज़ का जो है मतलब किसी भी वस्तु का चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारा उसका प्रतिरोध जो है हम मापन कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो हम विद्युत परिपथ बनाए इसमें ABCD जो है एक चतुर्भुज लिए जिसके प्रतिरोध हम 4 प्रतिरोध P, Q, R और S लिए है। प्रतिरोध P से हमारा धारा I1 जा रहा है, Q से I2 जा रहा है, उसी तरह से R से धारा I3 जा रहा है और S से धारा हमारा I4 जो है गुजर रहा है। B और D के जो सम्मुख बिंदु हमारा कोई भी एक सम्मुख बिंदु लेना था तो B और D के बीच जो हमारा एक गैलोमीटर हम जोड़ दिए हैं। ये गैलोमीटर का काम जो है बताता है धारा की दिशा कि धारा हमारा किधर से किधर की जो है और प्रवाहित हो रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, गैलोमीटर जो है धारा को इंगित करता है कि धारा की दिशा किधर से किधर की ओर है। और ये IG लिखे हैं, इसका मतलब ये जो करंट I जा रहा है ये गैलोमीटर से होके जाएगा, इसलिए इसको IG के रूप में संकेत किए हैं, ठीक ना। क्योंकि ये I1, I2, I3, I4 तो धारा हुआ लेकिन ये गैलोमीटर से जो है धारा होकर प्रवाहित होगा, इसलिए इसका संकेत IG ले लिए। यहाँ पर V वोल्ट के मान के चलिए बैटरी जोड़े हैं और ये धारा I जा रहा है, यही धारा I टूट के I1, I2, I3, I4 के रूप में जो है सभी को प्रतिरोधों को जो है मिल पा रहा है बटकर। तो आइए आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था का निर्धारण करते हैं। किरचॉफ का जो पहला नियम हम लोग पढ़े थे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, किरचॉफ के पहले नियम से बिंदु बी पर हम जो है पता करेंगे। बिंदु बी यहाँ पर है हमारा, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर देखिए कि ये जो बिंदु बी है हमारा, किरचॉफ का पहला नियम कि किसी बिंदु पर जो आने वाली धारा है और बाहर निकलने वाली जो धारा है उन सभी का बीजगणितीय योग जो है शून्य होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये बिंदु बी पर जो है I1 जो धारा है वो जा रहा है, लेकिन जो I2 धारा है और इसी बिंदु बी से जो है हमारा IG जो धारा है, IG का मतलब होता है गैलोमीटर से होकर जाने वाली धारा। तो गैलोमीटर जो G है इससे जो धारा हमारा जा रहा है इसका जो है हम लोग IG लिखे हैं, मैंने IG मैंने G मैंने हो गया गैलोमीटर, I मैंने धारा, गैलोमीटर से होकर जाने वाली धारा का संकेत IG लिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बिंदु B से I2 और IG जो है धारा बाहर निकल रहा है, जबकि I1 जो धारा जो है इस बिंदु B की ओर आ रहा है। तो आने वाला को तो हम धनात्मक मतलब लेके चलते हैं पॉजिटिव, और जो बाहर निकलता है उसको हम नेगेटिव माइनस लेके चलते हैं। तो चलिए I1 को प्लस में लिखे हैं, वही IG और I2 को जो है माइनस में निकल रहे हैं क्योंकि ये बिंदु B से धारा बाहर की ओर निकल रहा है। और बराबर जो है शून्य हो जाएगा, धाराओं का योग शून्य होगा। I1 रहने दिए, माइनस I2 बराबर की धारा के प्लस I2 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे IG कहाँ गया, तो IG का मान जो है 0 हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि IG जो है बंद परिपथ में जो गैलोमीटर से होकर जो जाने वाली धारा के मान होता है वो हमेशा शून्य होता है, इसलिए IG का मान जो है हम 0 लेके चले हैं। तो इसलिए IG का 0 लेंगे तो इसका तो मतलब इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, I1 रह गया, माइनस I2 इधर आके प्लस I2 हो गया, समीकरण 1। फिर बिंदु D पर चलेंगे हम लोग, हमको सम्मुख बिंदु लेके चलना है जिसको गैलोमीटर हम लोग जुड़े हुए हैं। तो बिंदु D पर आप देख रहे हैं कौन कौन धारा आ रहा है, कौन कौन धारा जा रहा है। तो यहाँ जो I3 धारा है बिंदु D पर आएगा, उसी तरह से I4 जो धारा है बिंदु D से बाहर निकल रहा है, और साथ ही साथ जो IG धारा है वो बिंदु D की ओर जो है आ रहा है। डायरेक्शन से देखिए ये जो तीर का निशान है ये D की ओर आ रहा है, उसी तरह से I3 भी D की ओर आ रहा है, लेकिन I4 D से जो है बाहर निकल रहा है। तो I3 और IG को प्लस में और I4 को माइनस में लेके चलेंगे। I3 IG को प्लस में, I4 को माइनस में लिए और सभी धाराओं का योग शून्य होता है किरचॉफ के पहला नियम द्वारा। तो I3 रहने दिया है, माइनस I4 इधर आके बराबर का प्लस I4 हो गया, और IG का जो मान है आपको अभी पता है हम शून्य लेके चलेंगे क्योंकि बंद परिपथ में गैलोमीटर से होकर जो धारा का मान होता है वो हमेशा शून्य होता है। अब चलिए समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे। समीकरण 1 हमारे ये है, नीचे 2 है, तो बराबर के जस्ट पहले LHS होता है, तो LHS में LHS से डिवाइड होगा, तो I1 I3 से डिवाइड होकर I1 बटा I3 हो गया। अब बराबर है तो बराबर I2 में, बराबर के बाद I2 मतलब RHS का RHS में डिवाइड करेंगे, तो I2 में I4 से भाग देंगे तो I2 बटा I4 हो जाएगा। ये समीकरण 3 मान लिए, इसको 1 और 2 माने। अब किरचॉफ का दूसरा नियम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं बंद जाल ABDA के लिए। आप देख पा रहे फिगर द्वारा ABDA, ये हमारा बंद जाल जो है ABDA,
ये बंद जाल आप देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो धारा है और जो उसका प्रतिरोध है उसमें हम गुणनफल लेके चलते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्रतिरोध P है इसके लिए धारा I1 है, तो I1P हमारा हो जाएगा। उसी तरह से ABDA में ही हमको चलना है। I3 के लिए धारा R है, I3 धारा के लिए प्रतिरोध R है, तो I3 में R से गुना होकर I3R हो गया। और IG जो है गैलोमीटर G के लिए जो है धारा का मान है IG है, तो IG में G से गुना होगा तो IGG हो जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ माइनस ये दोनों को पॉजिटिव के लिए, तो आपको बताया गया था कि अगर घड़ी की दिशा की बात हो, क्लॉकवाइज की बात हो तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, वही घड़ी के विपरीत दिशा की बात हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख पा रहे हैं तीर के संकेत द्वारा कि ये जो है तीर का संकेत घड़ी के विपरीत दिशा की ओर है, और ये जो हमारा I1 जो धारा है ये घड़ी की दिशा की ओर है। तो I1 जो P में गुना हुआ तो ये पॉजिटिव लेके चले हैं। उसी तरह से IGG जो लेके चला है ये भी जो तीर के निशान देख रहे हैं घड़ी की दिशा में ही है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ये जो है घड़ी की विपरीत दिशा में है। इस तरह से ये अपोजिट है हमारा डायरेक्शन, और घड़ी जो है इसी तरह से न चलेगा। तो ये हमारा जो है IGG का जो है पॉजिटिव लेके चलेंगे क्योंकि घड़ी की दिशा में है, और ये I3R जो है घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो इसको नेगेटिव हम लेके चले हैं। I1P रहने दिए, माइनस I3R को इधर बराबर को भेजेंगे तो प्लस I3R हो गया। और ये जो है जीरो हो जाएगा क्योंकि IG का मान तो हमको बंद परिपथ में जीरो होता है, तब जीरो में G से बड़ा वाला G से गुना होकर जीरो ही हो जाएगा। तो ये I1P बराबर के बाद ये माइनस I3R आया तो प्लस I3R हो गया, जहाँ कैपिटल जो G है गैलोमीटर का क्या है प्रतिरोध है। तो उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, I1 रहने दिए, I3 गुना में है तो उधर जाके बटा में हो गया, इधर R रहने दिए जो P गुना में था तो बराबर की पार्टी आके जो है बटा में आ गया। समीकरण 4 ले लिए। अब बंद जाल BCDB के लिए लेंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं BCDB, ये जो ट्रिंगल है हमारा BCDB, इसमें हम लोग चलेंगे I2 में Q से गुना होगा, I2Q हो गया। उसी तरह I4 में S से गुना होगा, I4S हो गया। IGG में G से गुना होगा, IGG हो गया। बराबर के बाद क्या लेके चलेंगे, जीरो। मैंने पता है कि जितनी मतलब धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ आपको बताया गया था कि जो भी मतलब अगर बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो हमेशा शून्य होता है, तो इसलिए हम विद्युत वाहक बल का जो डायरेक्ट जो मान है वही हम जीरो लिख दे रहे हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब विद्युत वाहक बल ई कहाँ गया। तो विद्युत वाहक बल का तो मान आपको पता है कि बंद परिपथ के लिए हमेशा शून्य ही होता है। तो I2Q रहने दिए, माइनस I4 इधर आएगा तो प्लस I4S हो गया। अब IG का तो मान जीरो होता है और जीरो में G से गुना होगा तो जीरो हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब आप देखिए I2 रहने दिया, I4 गुना में तो इधर आके बटा में हो गया, S रहने दिए Q गुना में तो बटा में आ गया। समीकरण 5 मान लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 में 4 तथा 5 का मान रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा ये है। अब इसमें हम मान पुट करेंगे I1 बटा I3 का, तो I1 बटा I3 आप मान देख पा रहे हैं। समीकरण 4 में I1 बटा I3 का मान R बटा P है, तो इस I1 बटा I3 की जगह पर हम R बटा P लिख सकते हैं। बराबर है तो बराबर, और I2 बटा I4, तो I2 बटा I4 का मान यहाँ देख पा रहे हैं कि S बटा Q आया है, तो यहाँ I2 बटा I4 के जगह पर S बटा Q लिख दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दिए, जिसको हम लोग शॉर्ट में BCMP बोलते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्या हुआ, P में S से गुना होकर P गुने S हो गया, R में Q से गुना होकर R गुने Q हो गया। P रहने दिए, ये गुना में जो Q है बराबर को उधर गया तो बटा में आ गया। R रहने दिए, गुना में S है तो बराबर किधर है तो बटा में आ गया। तो यही P बटा Q बराबर R बटा जो S हमारा जो चारों प्रतिरोध था PQRS, जिसके बीच जो है संतुलन की अवस्था हमको प्राप्त हो गया। तो समीकरण जो 6 मान लेंगे इसको, समीकरण 6 व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का अभिष्ट व्यंजक है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होगी। हमको बस एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना होगा कि कभी भी क्लॉकवाइज के लिए हमको जो है पॉजिटिव लेके चलना है साइन, और घड़ी के विपरीत दिशा के लिए नेगेटिव जो है साइन यूज करना है। तो घड़ी जिधर मतलब सुई जो चलती है घड़ी की, उसको घड़ी की दिशा बोलते हैं। घड़ी के उल्टा जब सुई चलेगा तो उसको हम विपरीत दिशा बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बार और चीज़ों को दोहराते हैं। ABDA में आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा जो मतलब तीर का निशान दिया हुआ है ये घड़ी की दिशा में है। तो I1 में जो P से गुना होगा, क्योंकि I1 तो धारा है मतलब प्रतिरोध P के लिए, तो I1 में जो P से गुना होगा तो I1P जो हमारा बना वो हम पॉजिटिव यूज करेंगे क्योंकि घड़ी की दिशा में है। अब वही ABDA में अब हमारा क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो I3R है, और साथ ही साथ IG में G से गुना करेंगे IGG हो जाएगा। ABDA बस हमको यही ट्रिंगल से केवल मतलब है। तो इसमें हमारा 3 धारा और 3 प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं। तो I1P से I1P, I3R और IGG लिखे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये जो है घड़ी के विपरीत दिशा में है। I3R जो है देख रहे हैं तीर के निशान से कि घड़ी के जो है इस तरह का डायरेक्शन है इसका, इसलिए इसमें हम माइनस लिए हैं। और उसी तरह से ये जो है हमारा घड़ी की दिशा में ही है, क्योंकि घड़ी जब ऐसे जाएगा तो फिर ऐसे लौटेगा ही, तो जब ये लौटेगा तो घड़ी की दिशा का हैगा। तो ये घड़ी की दिशा में ही हमारा सुई है, मतलब ये जो तीर के निशान है, तो इसलिए IGG में गुना होकर इसको पॉजिटिव हम लेके चले हैं।
तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में उस चीज़ों को जो है, दिक्कत को जो है हम दूर कर पाएँ। धन्यवाद।